माखन सिंह, अरविंद मेनन और शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर आपके पॉलिटिकल करियर के अंत की पटकथा लिखने की कोशिश की थी 2008 में। आप ये कहानी कहाँ से ले आए? मैं इंदौर की जनता से सुन के आया। चंदा मामा की जैसे बच्चों की कहानी होती है वैसे आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रदेश के बड़े पूर्व पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सब कैबिनेट मंत्री। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर जब आप लोगों की चर्चा हुई तो ये नहीं आया कि उनको भी कहीं से प्लेस किया जाए? जब दिल्ली के नेताओं ने तय कर लिया उसके बाद फिर पूछने की जरूरत भी नहीं और किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं। जिस 2 नंबर की सीट से पार्टी 4-6 महीने के पहले के विधानसभा चुनाव में 55-60 हजार से जीती थी, वहाँ पे ये लीड कई गुना घट के नीचे आ गई, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय नहीं चाहते थे कि सुमित्रा महाजन की जीत का ग्राफ अविरल चले। इसकी वजह तो आपको नहीं बताऊंगा। लाख राजनीतिक अदावत सही कैलाश विजयवर्गीय की कांग्रेस पार्टी से, और दिग्गी राजा उनके पक्के दोस्त हैं। दिग्विजय सिंह जी से मैंने हाउस में कहा, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे काम में अड़ंगा लगाएगी सरकार तो आप मध्य प्रदेश में घुस नहीं पाएंगे। जुलाई 2012 का बयान है कि महिलाओं की प्रोवोकेटिव ड्रेस समाज में विचलनों का कारण है। महिलाएं भी जब समाज के अंदर रहती तो अपनी मर्यादा में रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। आकाश विजयवर्गीय पर इल्जाम लगा नगर निगम के कर्मचारी को बैट से पीटने का। बाकायदा वीडियो साक्ष्य उपलब्ध है। कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने उसको बहुत उछाल दिया। ना उछल गया कि आज आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। देश में बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि मेरा बेटा था और विधायक भी। ये आपका हलफनामा है और फिर है एक FIR की कॉपी, और इसमें संजय शुक्ल ने ये इल्जाम लगाया है कि जो पश्चिम बंगाल में आपके और आपके साथियों के ऊपर गैंगरेप का मुकदमा कायम हुआ, लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद उसका जिक्र नहीं है। बंगाल में राजनीति नहीं होती, वहाँ युद्ध होता है। पितृ पर्वत को लेकर 2 तरह की बातें कही जाती हैं। आज हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति लगी है, एक वो दर्शनीय स्थल है, लोग जाते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं। विपक्षियों ने कहा सरकारी जमीन पर धर्म की आड़ में एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय ने कब्जा कर लिया। वो पहाड़ नगर निगम के अंतर्गत है या कैलाश विजयवर्गीय के अंतर्गत? जैसे एक व्यक्ति का वास्तु होता है, शहर का वास्तु होता है, प्रदेश का वास्तु होता है, देश का वास्तु होता है, उसे वार्ड का भी वास्तु होता है। जब आप पहली मर्तबा पार्षदी का चुनाव लड़े तब ये गढ़ हुआ करता था कांग्रेसियों का और कम्युनिस्टों का। क्या मंजर हुआ करता था? उस समय अजीत जोगी यहाँ कलेक्टर थे, तो यहाँ की गुंडों ने कह दिया कि बारात के ऊपर बम फेंक देंगे। तो मैंने अजीत जोगी से कहा कि भाई मैं बारात निकालूं कि नहीं निकालूं, यार ऐसे रिस्क लूं कि नहीं लूं। तो क्या बात करते हो तुम, मैं अजीत जोगी तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं बारात में चलूंगा तुम्हारे साथ। और जब आप अपना पहला विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, उसी दरमियान आपके पिताजी का देहांत हो गया। फिर चुनाव प्रचार कैसे हुआ? सामाजिक मर्यादाएं राजा पे और सैनिक पे लागू नहीं होते। बंगाल में नौगांव में जब आप पर हमला हुआ तो आपने सुरक्षा कर्मी के मोबाइल से अमित शाह को मैसेज किया, और फिर अमित शाह ने अपने अंदाज में बंगाल के DGP से बात की। हाँ, उन्होंने ये जरूर मुझे बताया कि मैंने बोला कि कैलाश विजयवर्गीय महामंत्री के साथ साथ मेरा दोस्त भी। क्या कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? नहीं बताऊंगा। कैलाश विजयवर्गीय ये नाम लेते ही सुर्खियों की निगहबानी के रखने वालों के चेहरे चौकन्ने हो जाते हैं। इंदौर वालों के लिए, खास तौर पर उनके समर्थकों के लिए कैलाश विजयवर्गीय नंबर 1 नेता हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कह देते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री PC सेठी और फिर ताई के बाद कैलाश विजयवर्गीय ही हैं जो यहाँ की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके आलोचक कैलाश विजयवर्गीय की एक अलग शक्ल पेश करते हैं और कहते हैं कि वो गुड कॉप बैड कॉप की थ्योरी चलाते हैं। कैलाश जी सबसे मुस्कुराकर बात करते हैं और उनके हनुमान रमेश मेहंदोला सब लोगों को अपने बाहुबल और प्रभुत्व में रखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक उनकी धार्मिक छवि की बात करते हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं जो रामायण से शुरू होती है। उनकी माँ, जिनको समर्थक काकी कहते हैं और जिनका नाम अयोध्या देवी था, वहाँ से शुरू करते हैं, पितृ पर्वत तक लाते हैं। बताते हैं कि अमित शाह के विश्वस्त हैं। हरियाणा की जीत और बंगाल की लड़ाई के बाद भी देश के गृह मंत्री ने कैलाश विजयवर्गीय के कंधे से अपना हाथ नहीं उठाया। और विपक्षी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री भाजपा का कोई भी रहा हो, कैलाश विजयवर्गीय शुरुआती दौर में करीबी रहे और फिर सरकार के भीतर ही प्रतिपक्ष हो गए। और इसीलिए इंदौर में जब अधिकारियों की तैनाती हुई
वल्लभ भवन से उनको यही निर्देश मिला, जायज़ बात तो मान लेना मंत्री जी की, लेकिन थोड़ा भी इधर उधर हो तो नियम के हिसाब से चलना, दबाव में नहीं आना। क्या है कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति, जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यूज का प्रोग्राम है जमघट, जहां पर सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से पूछे जाते हैं जनता के सवाल। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ जी। हम आपके घर में बैठे हैं। आज 5-6 अक्टूबर की ये दरमियानी रात है। 5 बरस पहले मैं इसी घर में आया था, आपके बेटे और इंदौर की 3 नंबर सीट से विधायकी का पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे आकाश विजयवर्गीय का इंटरव्यू करने के लिए। आकाश जीते, 5 बरस विधायक रहे, खबरों में भी रहे। फिर अचानक से कैलाश जी समर्थकों के प्रिय, जो राष्ट्रीय राजनीति करने लगे थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, जिनका नाम कभी 2019 लोकसभा के लिए चलता था इंदौर की सीट से, कभी बाई इलेक्शन में खंडवा की सीट से, कभी राज्यसभा के लिए, वो विधानसभा में क्यों लौट आए? और वो भी ना तो पुरानी 4 नंबर पहली सीट, ना तो पुरानी 2 नंबर दूसरी सीट, ना ही पुरानी महो की सीट, ये सीट 1 नंबर। निर्णय पार्टी का है और हमने बचपन से यही सीखा है, पार्टी जो निर्णय करे उसका पालन करना। जब पार्टी को निर्णय कर देती है तो हम आगे पीछे के नहीं सोचते हैं, और इसलिए पार्टी का निर्णय है और मैंने माना और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने आपसे चर्चा की 1 नंबर में भेजने से पहले? मुझे कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है और कहाँ से लड़ना है बता दो, या तो फिर हम तय कर देते हैं कि आप तय कर दीजिए। जब आप चुनाव लड़ने गए, आपने तय किया है तो आप तय कर दीजिए, कहीं से बड़ा है। उन्होंने तय किया। पर कुछ लोगों ने बताया कि आपका जो इंदौर का नेटवर्क है, सिस्टम है, वो 1 नंबर की विधानसभा में पिछले 1 साल से सक्रिय हो गया था। आकाश भी कई प्रोग्राम्स में शिरकत कर रहे थे, जबकि उनका विधानसभा क्षेत्र 3 है। क्या कुछ संकेत था कि 1 नंबर में आपको मोर्चा संभालना पड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। और होता तो मैं बोल भी देता, पर 1% चुनाव लड़ने का ही मूड नहीं था। तो मेरा तो माइंडसेट बिल्कुल संगठन का काम करने का था, और मैं बोल भी चुका था ऊपर कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और पर पार्टी का आदेश हो गया तो फिर तो लड़ना ही, उसके बाद फिर पीछे हट के नहीं देखना। प्रदेश के बड़े पूर्व पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सब कैबिनेट मंत्री। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर जब आप लोगों की चर्चा हुई तो ये नहीं आया कि उनको भी कहीं से प्लेस किया जाए? एक्चुअल में ये निर्णय दिल्ली से हुआ, और इसलिए हमने कभी उस पर कमेंट्स भी नहीं किया कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा जी। हमारे लिए सारी ये न्यूज़ थी कि नरेंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी लड़ रहे हैं, और इसलिए जब दिल्ली के नेताओं ने तय कर लिया, उसके बाद फिर पूछने की ज़रूरत भी नहीं और किंतु परंतु करने की ज़रूरत नहीं। हमने यही शुरू से पार्टी से सीखा है। आपके प्रतिद्वंदी हैं सिटिंग विधायक कांग्रेस के संजय शुक्ला, जिनके पिता विष्णु प्रसाद शुक्ल जनसंघ के ज़माने में आप लोगों के मत के साथ थे। कैसा प्रतिद्वंदी आंकते हैं आप संजय शुक्ला को? देखिए, मैं कभी भी प्रतिद्वंदी के खिलाफ, प्रतिद्वंदी के बारे में कभी चर्चा ही नहीं करता हूँ। मैं अपने काम में आगे क्या करूँगा वो, और मैंने काम किया है पहले भी, इंदौर शहर की जनता जानती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैं ज़्यादा अभी प्रदेश में भी घूम रहा हूँ, अपनी विधानसभा में 2-3-4 घंटे ही दे पाता हूँ, क्योंकि लोग मुझे पहचानते। पहले मेयर रहा, मैंने विकास किया। ऐसा कोई 1 नंबर का क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई पार्षद का क्षेत्र नहीं जहाँ पर मैंने काम नहीं किया, कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ मैंने काम नहीं किया, तो लोग मुझे पहचानते हैं। कैलाश जी, प्रतिद्वंदियों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इंदौर के लोग खुलकर बताते हैं यहाँ की हवाओं में तैर रही राजनीतिक थ्योरीज के बारे में। उसमें से एक थ्योरी ये है कि पिछली मर्तबा भाजपा के टिकट पर जो चुनाव लड़े थे सुदर्शन गुप्ता जब चुनाव लड़े तो आपकी जो यहाँ बृहत्तर टीम है उसका उन्हें उतना सहयोग नहीं मिला। लोगों ने ये भी कहा कि आपके सबसे विश्वस्त रमेश मेंदोला की टीम पिछले चुनाव में संजय शुक्ला की ज़्यादा मदद कर रही थी। सत्य है? ये कांग्रेस हमारी ही बीच में कैसे फूट हो,
इस प्रकार का नैरेटिव बना रही है। पर सुदर्शन मेरे छोटे भाई हैं और मैंने पिछली विधानसभा में भी उनके क्षेत्र में जाकर काम किया था, और इसलिए ये कहना कि हम लोगों ने काम नहीं किया, मेरे तो स्वभाव में ही नहीं है ये कि मैं पार्टी के खिलाफ जाऊं कभी, और कभी भी मैं पार्टी के खिलाफ न जाता हूं न किसी को जाने देता। एक कहानी और सुनाई गई। अभी सुदर्शन से चलते हैं गोपीचंद नेमा की तरफ। जब गोपीचंद नेमा को 2008 में 3 नंबर की सीट से टिकट मिला तो कहा गया कि कैलाश जी ने कहा कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ लेता हूँ, आप 1 पे चले जाओ और दूसरी सीट पे चले जाओ और मैं सुनिश्चित करूँगा कि आप चुनाव जीत कर आओ। लेकिन गोपीचंद नेमा ने आपको तुर्शी भरा जवाब दिया कि ना तो 3 का 3.25 होगा ना 2.25 होगा। सवाल ही नहीं। कहानी कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है, काउंटिंग हो रही है, आप महो जाके लड़ते हैं, आप लीड पे चल रहे हैं अंतर सिंह दरबार के खिलाफ, आपके साथी रमेश मेंदोला लीड पे चल रहे हैं और गोपी नेमा 50-60 वोट से पीछे चल रहे हैं। वो चाहते हैं कुछ जगहों पर रिकाउंटिंग हो, वो रमेश मेंदोला से कहते हैं, रमेश मेंदोला कहते हैं भैया से बात करो, और भैया कहते हैं कि भाई ये काउंटिंग है, 2.25 और 3.25 नहीं है। आप ये कहानी कहाँ से ले आए? मैं इंदौर की जनता से सुन के आया। चंदा मामा की जैसे बच्चों की कहानी होती है ना, वैसे आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। जी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम भाई टीम वर्क से काम करते हैं, और आज भी मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ कि हम 9 की 9 सीट जीतेंगे, और इसलिए कभी भी हम लोग पार्टी के खिलाफ करें ये हमारे खून में ही नहीं है। फिर लोगों ने ये क्यों कहा कैलाश जी की गोपी नेमा सुषमा स्वराज जी के कोटे से टिकट ले आए थे और आप इस चीज़ के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे कि वो सीट से लड़ें? कभी भी नहीं। मैं हमेशा पार्टी के ऊपर रहता हूँ, जहाँ पार्टी कहती है वहाँ लड़ने जाता हूँ। मैंने अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। अभी मुझसे कहा कि कहाँ से लड़ना है, मैंने कहा नीमच से लेकर राजगढ़ तक कहीं भी किसी भी सीट पर लड़ा दो आप, मैं कभी मना नहीं करूँगा। और ये भी कहा कि जीत के आऊँगा जी, ये भी मैंने कहा कि मैं जीत के आऊँगा, आप किसी भी सीट से लड़ा दो। एक कहानी आपके चुनाव लड़ने से जुड़ी और सुनी। आप चंदा मामा की कहानी कह सकते हैं, पर मेरा दायित्व है पूछने का। और ये 2008 की ही बात है। कहा गया कि कैलाश जी का 3 नंबर से टिकट तय हो गया। उन्होंने दिल्ली से अपने समर्थकों को सूचित कर दिया, यहाँ पटाखे भी फोड़े जाने लगे। लेकिन जब तक आपकी फ्लाइट इंदौर में लैंड की तब तक खबर चलने लगी कि आपको महो भेज दिया गया, और उसके बाद आपने उसे चैलेंज की तरह लिया और एयरपोर्ट से घर नहीं आए, महो गए और अंतर सिंह दरबार जो सिटिंग कांग्रेस के विधायक थे उनको हराया। लेकिन एयरपोर्ट से महो जाने के बीच में आपने एक फ़ोन कॉल किया पार्टी के सह संगठन मंत्री अरविंद मेनन को, और काफ़ी नाराज़गी जताई इस फ्लिप पर। लोगों ने कहा कि माखन सिंह, अरविंद मेनन और शिवराज सिंह चौहान ने मिलके आपके पॉलिटिकल करियर के अंत की पटकथा लिखने की कोशिश की थी 2008 में। ये सब कहानी किससे हैं? मैं समझता हूँ कि मैंने खुद ने कहा कि मुझे आप टफ सीट दो और रमेश जी को यहाँ से टिकट दे दो, आप मुझे कहीं से भी दे दीजिए। तो महू से लड़ोगे क्या? हम यहाँ लड़ लेंगे, पर रमेश जी को यहाँ से टिकट दे दो। तो पार्टी ने फिर निर्णय लिया। दूसरे दिन मुझे कहता है कि ठीक है, महू तो बहुत टफ सीट है। मैंने क्या हो गया, मैं लड़ लूँगा। और बिल्कुल बात करके, ये कहाँ से आपके पास कहानी किससे आ गई कि मैं 3 नंबर का टिकट लेके आया और महू? बाकायदा आमने सामने बैठ कर, वेंकैया नायडू जी थे उस वक्त प्रभारी, और वेंकैया जी ने बोला कि डी सीट है कैलाश, ऐसी रिस्क मत लो। तो मैंने कहा मेरे को मज़ा आता है रिस्क लेने में, मैं जीत के बताऊंगा आपको। फिर वापस उन्होंने कहा, 1 घंटे उन्होंने लिस्ट लेट निकाली, मेरे से बात करके फिर उन्होंने लिस्ट जारी की कि आप मत जाओ, मेरी ऐसी राय है। फिर आगे अच्छा, मैंने कहा साहब मैं जीत के आऊँगा, आप चिंता मत। बोले डी श्रेणी की सीट है। मैंने कोई बात नहीं, मैं जीत के आऊँगा। और मैं जीत के आया। मेरे को चैलेंज अच्छा लगता है, और जब कभी मुझे चैलेंज दिया है तो मैं एंजॉय किया उसको। चैलेंज तो था, क्योंकि आप अपना पहला चुनाव 25,000 से जीते 1990 में। उसके बाद हमेशा आपका मार्जिन 20,000 के ऊपर रहा और बढ़ा ही ज़्यादातर बार। ये इकलौता चुनाव था जिसमें आपका मार्जिन 10,000 के नीचे आ गया था। मुश्किल था वो चुनाव? बहुत मुश्किल था, क्योंकि अंतर सिंह दरबार जी बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के वहाँ पर, और लगातार जीत रहे थे। 3-4 बार के विधायक थे वो। और मैं ये भी उनकी प्रशंसा करूंगा कि काफ़ी सहज और सरल है, उनकी इमेज बहुत अच्छी थी वहाँ पर। शायद मैं वहाँ नहीं लड़ता तो चुनाव जीतते ही वो 25-30 हज़ार से। मैंने उनकी 25-30 हज़ार की लीड कम करके, और मैं 10,000 से चुनाव जीता।
ये बहुत बड़ी जीत थी और मेरे पास सिर्फ काम करने के लिए 15 दिन बचे थे। और 15 दिन के अंदर आप विश्वास करेंगे कम से कम मैं 80% गाँव में घूम पाया, 20% गाँव में तो जा ही नहीं पाया। पर लोगों को विश्वास है। देखिए, आप तो अनुभवी हैं, व्यक्ति के साथ उसकी इमेज चलती है हमेशा कि कैलाश जी आएंगे तो विकास होगा, कैलाश जी आएंगे तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये एक मेरी यूएसपी है और इसलिए आप कहीं पर भी जाएंगे लोग कहेंगे ये बात कि कैलाश जी विकास करते हैं और कैलाश जी कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं। और कार्यकर्ताओं की चिंता का सिलसिला शुरू होता है 1983 से, जब आप पहली मर्तबा इसी नंदनगर की सीट से पार्षदी का चुनाव लड़े। तब ये गढ़ हुआ करता था कांग्रेसियों का और कम्युनिस्टों का। क्या मंजर हुआ करता था उस समय? तो जिस जगह बैठे हम बम फेंके गए और बम फेंके गए आपके घर में? मेरे घर पे बम फेंके गए। मेरी शादी के तीसरे या चौथे दिन ही, और मेरी शादी भी हुई उस समय अजीत जोगी यहाँ कलेक्टर थे। तो यहाँ की गुंडों ने कह दिया कि बारात के ऊपर बम फेंक देंगे। तो अजीत जोगी जी से, मैं स्टूडेंट लीडर था उस वक्त, तो मैंने अजीत जोगी से कहा कि भाई मैं बारात निकालूँ कि नहीं निकालूँ यार, ऐसे रिस्क लूँ कि नहीं लूँ। तो क्या बात करते हो तुम, मैं अजीत जोगी तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं बारात में चलूँगा तुम्हारे साथ। अजीत जोगी जी मेरी बारात में यहाँ से मालवा मिल तक 10 मिनट तो यहाँ पैदल चलो, उसके बाद पूरी गाड़ी में घूमते रहे, आगे सीएसपी पीछे टीआई, ऐसे मेरे बारात निकली है। तो यहाँ टेरर था कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का, बहुत ज़बरदस्त। उसके बीच में राजनीति करना बड़ा मुश्किल होता था, पर मैंने हिम्मत कभी भी नहीं हारी। मुझे मेरी माता जी का फ़ोटो है ये जी, और वो एक ही बात कहती थी कि नाना ज़िंदगी में सच्चाई के साथ चलेगा तो थारे साथ हनुमान जी रहेगा। तो मेरे को उनकी बात मेरे कानों में गूंजती रहती हमेशा, और इसीलिए कभी मुझे डर भी नहीं लगा और हमेशा एंजॉय किया मैंने। जब हम लोग इस बारे में, इस दौर के बारे में, 80 के दौर के बारे में सुन रहे थे, तो हमें बताया गया कि यहाँ पर एक कॉमरेड होमी दाजी थे और यहाँ पर इंदौर समाचार अखबार के मालिक सुरेश सेठ थे, और इन दो का प्रभुत्व था 2 नंबर की विधानसभा पर। ऐसे दौर में भाजपा की राजनीति करना कैसा था? बहुत टफ था। दोनों ही दलों के पास गुंडों की भरमार थी, और हम लोग जब जनसंघ की राजनीति करते थे तो हमारी जब टेबल लगती थी तो 11-12 बजे तो हमको मारकूट के भगा देते थे वहाँ से। तो हम क्या करते थे कि हमारे घर की महिलाओं को वहाँ बिठाते थे जिनके ऊपर हमला नहीं कर सके। तो बहुत मुश्किल में, बहुत टफ टाइम में हमने यहाँ पर काम किया, पर मुझे लगता है कि वो समय भी निकल गया और हमने अपने व्यवहार से, लोगों की सेवा करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर दिया। और आज जहाँ हम बैठे हैं वो विधानसभा ऐसी विधानसभा बन गई है जहाँ सबसे ज़्यादा वोटों से मध्य प्रदेश में रमेश जी जीत। 2 नंबर विधानसभा जी। पता चला है बम किसने फेंके आपकी शादी के 3 दिन बाद आपके घर? हाँ, सब मालूम था। तो गुंडे लोग थे, पकड़ा भी गए। और किसकी शह पर? कांग्रेस की। अब पुरानी बातें हैं, उसको काय को हम नाम लें उन नेताओं का, क्योंकि वो नेता लोग भी अब चले गए इस धरती पर और वो गुंडे भी नहीं है यहाँ पर अब। पर उस समय कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता थे, उनकी शह पर हुआ था। कांग्रेस के एक और नेता हैं जिनका जिक्र होता है, बड़े नेता, और ये नेता हैं दिग्विजय सिंह। कहा जाता है लाख राजनीतिक अदावत सही कैलाश विजयवर्गीय की कांग्रेस पार्टी से, पर दिग्गी राजा उनके पक्के दोस्त हैं। और ये दोस्ती तब और गहराई जब विधायक कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर में कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ी, सज्जन सिंह वर्मा ने अड़ंगा लगवाया और तब दिग्विजय सिंह ने आउट ऑफ द वे जाकर भाजपा विधायक की मदद की। सत्य है ये बात? थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहूँगा। बताएं सर। मैं मेयर था इंदौर का। सज्जन सिंह वर्मा जी मंत्री थे नगरीय निकाय के। वो काम में बहुत हस्तक्षेप करते थे, जो अधिकारी काम करता था उसको ट्रांसफ़र कर देते थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, आप मेरी नगर निगम से इंजीनियर को हटा रहे हैं, कमिश्नर को हटा रहे हैं, कम से कम मेरी राय लेंगे कि नहीं लेंगे? तो दिग्विजय सिंह का बिल्कुल लेंगे। मैंने कहा कि फिर 6 महीने पहले इंजीनियर आया, हटा दिया, फिर 3 महीने पहले इंजीनियर आया, उसको हटा दिया, तो मैं कैसे काम करूँगा? तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया
पीएस को बुलाया उस डिपार्टमेंट के कि इंदौर नगर निगम का जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो एक बार मेयर साहब से ज़रूर पूछना, अदरवाइज़ मंत्री साहब अगर ट्रांसफ़र का ऑर्डर दे तो ऑर्डर मेरे पास भेज देना। ये उन्होंने कहा और उन्होंने मेरी मदद की। उसके पहले मेरा झगड़ा भी हुआ दिग्विजय सिंह जी से, मैंने हाउस में कहा जी। और ऑन रिकॉर्ड है वो कि दिग्विजय सिंह जी आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको विधायकों ने चुना है, मैं इंदौर का मेयर हूँ, मेरी जनता ने चुना है, यदि आप मेरे काम में अड़ंगा लगाएगी सरकार तो आप मध्य प्रदेश में घुस नहीं पाएंगे, इंदौर में घुस नहीं पाएंगे। मैंने कहा, ये मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा के अंदर, क्योंकि उसमें विधायक भी था मैं जी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बात की क्या क्या बात है, फिर उन्होंने सारा डिटेल बताया। तो उनका नहीं यू आर करेक्ट, आई विल हेल्प यू। तो दिग्विजय सिंह जी ने उस समय सज्जन सिंह जी के कारण मुझे डिस्टर्ब रहा था, उससे मेरी मदद की। लोगों ने ये भी बताया कि दिग्विजय सिंह को वैसे भी सज्जन सिंह वर्मा से अपना स्कोर सेटल करना था, तो इस बहाने ये भी हो गया। अब ये उनकी राजनीति, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मुझे तकलीफ थी और उस समय दिग्विजय सिंह जी ने मुझे तकलीफ नहीं होने दी। कैलाश विजयवर्गीय की दिग्विजय सिंह से लगातार बातचीत होती है? काफ़ी लंबा समय हो गया, अभी बात नहीं हुई, पर जब टिकट का बंटवारा होता था, जब पहले बात हुई थी 2-3 महीने पहले, तब बात हुई थी। हाँ होती है मेरे बड़े अच्छे संबंध है। एयरपोर्ट में मिल गए थे तो हमने काफ़ी अच्छी बात की आधे घंटे तक। इन सब बातों का सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि आप राजनीति में आए और पुराने जानकारों ने बताया कि जो आपका पहला चुनाव था वो शायद आपका सबसे मुश्किल चुनाव था, पार्षदी का चुनाव। और उस चुनाव में आपकी विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि, उन सबसे इतर आपकी माताजी के जो सामाजिक संबंध थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो रामायण मंडली चलाती थी, ज़रा ये कहानी बताइए। ये भी सही है कि मेरे पिताजी की रामायण मंडली थी, मेरी माताजी की रामायण मंडली थी और मेरी रामायण मंडली थी। तीन। ओके। और हम लोग मंगलवार, शनिवार और एकादशी, ये 3 दिन लोग हमको रामायण के लिए बुलाते थे और हम निःशुल्क रामायण का पाठ करते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे जी। और हम आग्रह करते थे कि प्रसाद में आप सिर्फ चने चिरौंजी रखें, जिससे खर्चीला नहीं हो, आडंबर ना हो, कोई माइक वाइक लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जिससे आदमी को खर्चा आता था 10 रुपये उस ज़माने में, तो आराम से सुंदरकांड का पाठ कराता था। उसके घर में कीर्तन होता था, भजन होता था। हम चाय भी नहीं पीते थे उसके यहाँ की कभी, हम उसको किसी प्रकार का खर्चा नहीं उसकी चिंता करते थे, क्योंकि ये मजदूर बस्ती थी और मजदूर लोगों के पास मेरे पिताजी भी मिल में मजदूर थे, राजकुमार मिल में। तो हम जानते थे कि गरीब व्यक्ति कैसे धार्मिक आयोजन कर सकता है, तो हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते थे। तो मेरा भी मंडल था, मेरी मम्मी का भी मंडल था, मेरे पिताजी का भी मंडल था और हम सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते। तो मुझे विषय निकला तो बता रहा हूँ, मैं 1 नंबर में अभी गया तो कई लोगों ने बोला, अरे आज ही एक दादा मिले मुझे गहलोत साहब करके, मुझे पहचाना नहीं आपने, मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ किया था। अच्छा, मैंने कहा बिल्कुल किया होगा। मैंने इंदौर में कम से कम 10,000 लोगों के घर में सुंदरकांड का पाठ किया होगा, पूरे इंदौर में कम से कम 10,000 फैमिली में किया होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकती, कम नहीं होगा। ये बड़ी पूंजी है आपकी। हाँ, मतलब ऐसा है कि राजनीति में तो बाय एक्सीडेंट आया मैं। हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था। यहाँ पर एक बाबू सिंह जी डंगर बहुत बड़े नेता थे, यहाँ पर कोई हमारी पार्टी का कोई आधार ही नहीं था। तो मुझे विद्यार्थी परिषद का प्रांत का सहमंत्री था जी। तो एकदम हमारे एक प्रचारक जी थे, नाम तो नहीं लूँगा, अभी अखिल भारतीय स्तर के हैं वो। उन्होंने कहा कि यार 15 दिन पार्टी के लिए दे दोगे? मैंने कहा दे दी। तो बोले तुम्हें चुनाव लड़ना है। घर पे माता जी बोला घर से निकाल दूंगी, चुनाव लड़ा था। अच्छा। राजनीति नहीं होना घर में। काकी खिलाफ थी इसके? एकदम खिलाफ थी। फिर हमारे घर में प्रचारकों का बहुत सम्मान है, तो प्रचारक जी खुद आए, उन्होंने कहा कि खाली 15 दिन का समय देना। विक्रम नाम था प्रचारक? नहीं बताऊंगा। सीनियर प्रचारक हैं अभी, और उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय दे दो, चुनाव तो हारना ही है, बाबू सिंह डंगर के खिलाफ कौन जीत सकता है। पर इत्तेफाक से अनिल दवे जी, आलोक दवे जी, हरिनारायण यादव जी, हम लोग विद्यार्थी परिषद की जो टीम थी उस समय, हम सब लोग 20 से 25 साल की उम्र के सब हम लोग। आलोक दवे जी नगर अध्यक्ष थे, आप नगर सचिव? नगर सचिव थे। और अनिल दवे
हमारे मित्र थे। तब वो पूर्णकालिक हो चुके थे, बाद में पूर्णकालिक बाद हुए में थे, 89 में हुए थे वो पूर्णकालिक। हाँ। जी। तो फिर वो सब लोग पूरी टीम हमारे यहाँ आ गई। अब यहाँ बहुत गुंडागर्दी होती थी उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की। तो हम क्या करते थे कि 6 बजे से 9 बजे तक प्रचार करते थे, सुबह सवेरे। सुबह 6 बजे। तो जी। यहाँ पर मजदूर बस्ती थी, हाँ। यहाँ नल सुबह 5:30 बजे आ जाते थे, तो लोग बिल्कुल पानी भरते थे और मजदूर लोग मिल जाते थे। तो वो मिल जाते, उस समय हम उनके घर चले जाते, प्रणाम करते और निकल जाते, और 9 बजे तक प्रचार करते और आ जाते हम घर। जी। तो मतलब कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग समझे क्या प्रचार ही नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो कुछ उनको पता ही नहीं लगता था कि हम प्रचार करके आए। 9 बजे बाद हम बाहर नहीं निकलते थे, कोई उनसे लड़े, सब गुंडे लोग थे। तो अच्छा, उसमें बहुत बड़े नेता को मैंने पार्षद लड़ा जब हराया था, और फिर राजनीति में बाय एक्सीडेंट आ गया मैं, सिर्फ इसलिए कि आप 15 दिन का समय पार्टी को दे दो। जी। आपने अपनी माता जी का जिक्र किया और बताया कि उन्होंने मना किया था। एक दफ़ा और ऐसा हुआ जब आपकी माता जी ने आपको चुनाव के बाद क्यों लड़े ऐसा कुछ कहा। ये चुनाव था मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का। वो एक अच्छी स्टोरी नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पर आपके समर्थक जानना चाहते हैं कहानी। मैं सॉरी बोलता हूँ समर्थकों को कि इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो ये सवाल भी पूछते हैं कि इसी के चलते कैलाश विजयवर्गीय के अरुण जेटली से रिश्ते खराब हो गए थे, क्योंकि जेटली जी ने फ़ोन करके आपको ज्योतिरादित्य के खिलाफ चुनाव लड़ने से मना किया था। बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसमें, पर ये बात सही है कि उस समय ज्योतिरादित्य से मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं थे। अभी ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे, इसीलिए उस बारे में कोई मैं अब टिप्पणी नहीं करूँगा। पर ये बात सही है कि आप उस चुनाव के बाद, चूंकि वो इकलौता चुनाव है जो आप हारे हैं किसी भी किस्म का, आप घर आए तो काकी ने आपसे कहा कि तू बड़े बड़े चुनाव लड़ता है, क्यों छोटे चुनाव के चक्कर में पड़ा। हाँ, ये बोला था मैं। बड़े और छोटे चुनाव के बीच एक चुनाव आपके करियर में और महत्वपूर्ण रहा, वो मेयर का चुनाव था। उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी? आपने नाम बताया, 2 नाम, एक उम्मीदा जी, एक सुरेश सेठ। सुरेश सेठ कांग्रेस के बड़े डायनेमिक और बड़े लीडर थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि कांग्रेस टिकट दे या नहीं दी, मैं तो मेयर का चुनाव लड़ूंगा, और उन्होंने घूमना चालू कर दिया। पॉपुलर लीडर थे वो, उसको कौन हरा सकता है। तो फिर एक पार्टी ने निर्णय लिया कैलाश जी को लड़ा दो, वो थोड़े से पॉपुलर है, हमें सुरेश सेठ से टक्कर ले लेंगे। तो मैंने टिकट नहीं मांगा था, मुझे एकदम लकीराम जी उस समय अध्यक्ष थे, लकीराम जी का फोन आया, वो मुझे हीरो बोलते थे। लकीराम अग्रवाल जी? हाँ जी जी। उस समय मध्य प्रदेश एक था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उनका फ़ोन आया, बोले हीरो। मैंने कहा जी मेयर का चुनाव लड़ना है तुमको। मैंने कहा भाई साहब कहाँ, मैं विधायक हूँ, दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, विधायक से इस्तीफा देना पड़ेगा। वो हमने देख लिया है, आप विधायक भी रह सकते हो और मेयर भी का चुनाव भी लड़ सकते हो। तो मैं फिर अपने वकील के पास गया, मैंने कहा भाई क्या है, तो बोले नहीं हो सकता है ये। तो मैंने कहा ठीक है लड़ लेते हैं। तो लड़ लिए और सुरेश सेठ को हरा दिया और मेयर बन गए। मेयर से भी पहले विधायकी का पड़ाव आया, और जब आप अपना पहला विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, उसी दरमियान आपके पिताजी का देहांत हो गया। फिर चुनाव प्रचार कैसे हुआ? मैंने इसीलिए चुनाव लड़ने से मना किया था पहला भी। उनके पिताजी अभी हॉस्पिटलाइज है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, अभी मुझे लड़ना नहीं चाहिए। फिर चूँकि टिकट दे दिया गया था, फिर घर पे हमारे मामा जी उस समय जिंदा थे, वो देखो बोले पार्टी का टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है, तुमको बिना मांगे मिला है तो तुमको लड़ना चाहिए। हम वो जीजा जी बोलते थे मेरे मामा जी फादर को, मैं जीजा जी को देखूंगा हॉस्पिटल। ठीक है, मैं रोज़ जाता था, सुबह वापस आता था, पर जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन था उसी दिन उनकी डेथ हो गई। अग्नि संस्कार मैंने किया था, तो हमारे यहाँ परंपरा है कि उस वक्त जूते नहीं पहनना, वो जो पुरानी परंपरा ट्रेडिशनल। पर उस वक्त एक संत हुआ करते थे रामकिशोर जी महाराज, राम स्नेही संप्रदाय के, वो यहीं आए हुए थे। उन्होंने एक संस्कृत में श्लोक दिया कि सामाजिक मर्यादाएं राजा पे और सैनिक पे लागू नहीं होती। तो बोले ये प्रजातंत्र के अंदर आजकल जो विधायक सांसद ये राजा का ही हिस्सा है, इसलिए तुम्हारे लिए सामाजिक मर्यादा है। पर मेरी माता जी ने बोले नहीं,
हम तो मर्यादा का पालन करेंगे। 13 दिन में रहा, 13 दिन बाद फिर मैं गया। कई पुराने जानकारों ने बताया कि उस दौर में आपकी जो विधानसभा थी पहली 4 नंबर, उस विधानसभा की सिंधी समाज के लोगों ने आपकी बहुत मदद की और एक किस्म की सिंपैथी वेव भी आपके साथ आई थी, इसीलिए आपकी जीत का मार्जिन बहुत रहा इकबाल खान के खिलाफ। देखिए उस समय वो सीट पहले कांग्रेस की थी हमेशा रही। उस समय एक राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और चूँकि मेरे खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार थे तो लोगों ने मुझे पसंद किया। और मैंने बताया आपको कि मैं कम से कम 10,000 घरों में रामायण का पाठ कर चुका हूँ और ऐसा कुछ हो रहा है नहीं जहाँ मैंने भजन नहीं गाया होगा उस ज़माने में। तो मुझे लोग पसंद करते थे कि धार्मिक आदमी है, तो मैं जीत गया। देखिए मेरी यूएसपी उस वक्त यही थी कि मैं धार्मिक आदमी हूँ, भजन गाता हूँ, किसी के यहाँ भी बैठ जाता हूँ, छोटे सी जगह का गरीब झोपड़ी में भी भजन गाने बैठ जाता हूँ, तो लोग बड़ा प्यार करते थे मुझे। फिर धीरे धीरे काम देखा मेरे डेवलपमेंट का विज़न देखा, तो उसके बाद चाहने वालों की संख्या बढ़ गई। और मुझे गर्व है इस बात का कि 40 साल से मैं इंदौर में राजनीति कर रहा हूँ, पर मेरे प्रति जनता का प्यार वैसा कि वैसा ही जब मैंने राजनीति चालू की थी तब से लेकर अभी तक। आप थोड़ी देर पहले पिताजी का जिक्र कर रहे थे। पिछले दिनों आप खूब खबरों में रहे पितृ पर्वत को लेकर। पितृ पर्वत को लेकर 2 तरह की बातें कही जाती हैं। समर्थक कहते हैं कि देखिए कितना अद्भुत काम हुआ है, शहर के बाहर एक पहाड़ था, बिल्कुल वहाँ पे कोई हरियाली नहीं, कुछ नहीं, असुरक्षित महसूस करते थे लोग। कैलाश जी ने एक बड़ा वृक्षारोपण का अभियान चलाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने वृक्षारोपण किया। आज हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति लगी है, एक वो दर्शनीय स्थल है, लोग जाते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं। विपक्षियों ने कहा सरकारी जमीन पर धर्म की आड़ में एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय ने कब्जा कर लिया, उनके लोगों का बैरियर लगा है, ऊपर जाना है तो उसकी चुंगी कटाओ, उसका पैसा दो, और अंदर उन्होंने अपने धार्मिक राजनीति के लिए कमरे बनवा के कि फलाने साधु रुकेंगे या खुद आप भी कई बार रुकते हैं, इस तरह की बात की है। और कहा कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि उस भूमि के स्वामित्व का स्टेटस क्या है, वो पहाड़ नगर निगम के अंतर्गत है या कैलाश विजयवर्गीय के अंतर्गत? वो नगर निगम का ही है और नगर निगम की ज़मीन पर हमने डेवलपमेंट किया है और वहाँ पर 3 लाख पेड़ लगे हैं। इंदौर शहर के लोगों के द्वारा लगाए गए हैं, उनकी पूर्वजों की याद में। और सरकारी घपला कैसा चलता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने देखा कि नगर निगम ने ध्यान देना बंद कर दिया, तो मैंने अपने आदमी लगाकर उन पेड़ों की रक्षा की। और मैं खुद जाता था हर संडे और मैं खुद देखता था कि कोई पेड़ अगर सूख रहा है, कई बार पेड़ सूख जाते हैं, तो हमने उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाया उतना ही बड़ा। जैसे 3 साल का पेड़ अगर कोई सूख गया तो 3 साल का पेड़ वापस लगाया। आपने जैसे आपके दादाजी की स्मृति में लगाया है, जैसे विलासराव देशमुख जी कांग्रेस के सीएम थे, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में लगाया। वो पेड़ सूख रहा था, मैंने उसको नया पेड़ वैसा कि वैसे पीपल का उसी एज का वहाँ पर लगाया। एक एक पेड़ को मैं देखता था वहाँ पर जाकर, क्योंकि मेरा एक इमोशनल टच था वहाँ पर। और एक बात और बताऊँ सौरभ जी, शायद आप इस बात को माने या नहीं माने, मैं मेयर बना तो मैंने एक वास्तुविदों का सम्मेलन कराया था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कराई थी। तो एक मलेशिया के भारतीय हैं, भारतीय मूल के, बाकी 150 साल से वहीं रहते हैं, वो इस पर उन्होंने बहुत रिसर्च किया है। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जैसे एक व्यक्ति का वास्तु होता है, एक परिवार का वास्तु होता है, एक देश प्रदेश शहर का वास्तु होता है, प्रदेश का वास्तु होता है, देश का वास्तु होता है, ऐसे वर्ल्ड का भी वास्तु होता है। तो मैंने एकदम रुचि हुई, मैंने उनसे अलग से पूछा, मैंने कहा भाई मैं शहर का मेयर हूँ, इस शहर का वास्तु आप देखेंगे? तो उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, तो मैंने स्कूटर चलाई, वो पीछे बैठे, वो पूरे इंदौर का भ्रमण किया उन्होंने और कहा कि यहाँ पर पितृदोष है और इस दिशा में यदि आप पितरों के लिए कोई स्थान बनाएंगे तो शहर में डेवलपमेंट होगा। और सौरभ जी, मैं बहुत दावे से कहता हूँ कि इंदौर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है। इंदौर की प्रतिष्ठा बढ़ी है, आज स्वच्छता में नंबर 1 आया है, तो पितरों की सेवा वहाँ पर होती है और वो मेरा इमोशनल है। लोग कुछ भी
आरोप लगाएं। आज भी वहाँ मैं कम से कम 20-25 लाख रुपए महीना खर्च करता हूँ। तो लोग भले कुछ भी कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मेरी माँ ने, जैसे मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा सत्य के मार्ग पर चलेगा तो हमें हनुमान जी तेरे साथ रहेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हनुमान जी मेरे साथ रहते हैं, नहीं तो बंगाल में आपने देखा मुझ पे कितने हमले हुए। हाँ, मैं बंगाल वाली घटना पर आऊँगा, वो भी हमारे नोट्स का हिस्सा है। ये बात सही है क्या कि बंगाल में नौगांव में जब आप पर हमला हुआ तो स्थानीय पुलिस ने मदद से इनकार कर दिया, आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा था, आपने सुरक्षा कर्मी के मोबाइल से अमित शाह को मैसेज किया और फिर अमित शाह ने अपने अंदाज में बंगाल के डीजीपी से बात की? क्या है इस कहानी के पीछे की डिटेल्स? देखिए, जब बंगाल में दंगे हुए थे, एनआरसी आया था तब, तो जो मुर्शिदाबाद एक जिला है जहाँ लगभग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, वहाँ उनके गांव में, हिंदुओं के गांव में अल्पसंख्यक समाज के लोग घुसे और गांव में आग लगा दी। वो लोग जंगल में चले गए अपने परिवार के साथ। वहाँ से उन्होंने फ़ोन लगाया मुझे। मैंने वहाँ के एसपी, डीजी सबसे बात की कि भाई ऐसा ऐसा है, ये लोग भागकर जंगल में छुपे हुए हैं। बोले नहीं कुछ नहीं, कहीं आग नहीं लगी। अब कर्फ्यू लगा हुआ था मुर्शिदाबाद में। दूसरे दिन फिर फ़ोन आया उनका, सर हम तो यहाँ पड़े हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं, हम जंगल में हैं, बांग्लादेश की सीमा पर है। तो फिर मैंने डीजी एसपी को कहा, बोले नहीं आप लोग ज़बरदस्ती शहर का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा मैं खुद जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया तो मुझे लगभग 1,500-2 हज़ार अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने घेर लिया। चूँकि कर्फ्यू था, इंटरनेट बंद था, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। अधिक एक सब इंस्पेक्टर था, मैंने उससे बोला, उनके क्या है भाई, तुम्हारी लाइन ऑर्डर क्या है, मेरे को 2 हज़ार लोग घेर रहे हैं। जेड सिक्योरिटी थी तब आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं थी उस वक्त वाइस सिक्योरिटी थी मेरे पास, 2-3 जवान थे। मैंने उनसे मेरे हॉट टॉक हुई थोड़ी वहाँ पर, जिन लोगों ने घेराव किया था हमारा। फिर एक सीआईएसएफ के जवान ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले सर 1 मिनट मेरी बात सुन लो। सर मेरी 1 मिनट बात सुन लीजिए आप। क्या है? बोले यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे, ये स्मगलरों का इलाका है। तो क्या करें भाई, तुम्हारी बंदूक क्या करेगी? तो बोले हम चला भी देंगे तो आप छत पे ऊपर देखिए कितने लोग खड़े हैं। मैंने कहा छत पे भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, तो फिर क्या करना है? मैंने फिर गृह मंत्री जी को फ़ोन लगाया। गृह मंत्री जी ने कहा कहाँ पर हो? मैंने कहा हमको नहीं मालूम कहाँ पर, मुर्शिदाबाद ज़िले में है, लोकेशन भेजो। तो इंटरनेट था नहीं। अचानक मेरे सहयोगी है प्रशांत, उसके फ़ोन पे इंटरनेट आया, एक फ़ोन पे। मैंने उनको लोकेशन भेजी, ट्वीट किया मैंने कहा मैं यहाँ हज़ारों मुस्लिमों के बीच में घिर गया हूँ, एसपी और डीजी फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या होगा, ऐसा ट्वीट किया। वो ट्वीट काफ़ी लोगों के पास पहुँचा और उन लोगों ने फिर इसी बीच 8 या 9 मिनट हुए होंगे जब मैंने लोकेशन भेजी, 10-20 गाड़ियाँ आ गई, मुझे घेर के 7 किलोमीटर वहाँ से निकाल के और ले गई। वो एक ऐसी घटना थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ इंटरनेट बंद हो सरकार के द्वारा, वहाँ एक टेलीफोन पे इंटरनेट आए, मैं ट्वीट करूँ और लोकेशन भेजूँ, उसके बाद वापस इंटरनेट चला जाए। मैं इसे मानता हूँ कि ये तो हनुमान जी कर सकते और कोई नहीं कर सकता। क्या बोला था अमित शाह ने डीजीपी को? अब क्या बोला ये तो मेरे को नहीं मालूम, बाकी 7 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी, इतना मेरे को मालूम है। और अमित शाह जी का अपना एक रुतबा है, वो जब भी कुछ बात करते हैं तो दमदारी से करते हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर मुझे बताया कि मैंने बोला कि कैलाश विजयवर्गीय महामंत्री के साथ साथ मेरा दोस्त भी है, अगर उसको खरोच होगी, उसको खरोच भी लगे नहीं तो ठीक नहीं होगा, ये उन्होंने ज़रूर बोला होगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था अमित शाह ने। एक ट्वीट उन दिनों का आपका और भी वायरल हुआ, अभी भी है, जिसमें आपने कहा कि इस चुनाव के नतीजों के बाद एक चुनावी रणनीतिकार का करियर खत्म हो जाएगा। आपका संकेत प्रशांत किशोर की तरफ था, लेकिन प्रशांत किशोर की उस चुनाव को लेकर भविष्यवाणियां सही साबित हुई थी। हाँ बिल्कुल। यदि कोविड नहीं होता, देखिए सौरभ जी, इस देश में एकमात्र नेता है नरेंद्र मोदी।
जो कि वोट टर्न करने की जिसमें ताकत है। कोविड आ गया, उन्होंने सभा करने से मना कर दिया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। यदि उनकी 5-6 सभाएं और हो जाती, जिस बेल्ट में सभा हुई वहाँ हमारी सीट जीती है, आप देख लेना वहाँ पर जिस बेल्ट में हम हारे वहाँ उनकी सभा नहीं हुई थी, और इसलिए वो पूरा बेल्ट हार गए हम। और कोविड के कारण उन्होंने मना कर दिया सभा करने से, तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे। कि मैं इस व्याख्या से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब हमने पैटर्न देखा तो लोकसभा में जिन इलाकों में आप मजबूत थे वहाँ पर भी विधानसभा में उतना शानदार नतीजा नहीं आया जिस तरह की आप लोग उम्मीद कर रहे थे। अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ आता हूँ। एक इमेज है कैलाश विजयवर्गीय की भगवा वस्त्रधारी धार्मिक नेता की, पर यह भी कहा जाता है कि शहर के मुस्लिम इलाकों में अगर कैलाश विजयवर्गीय घूमेंगे तो वहाँ पीस आ जाएगी। आपके दोस्तों के नाम गिनाए जाते हैं, सद्दाम, पठान, अयाज बेग, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, पर कैलाश विजयवर्गीय के बड़े अच्छे मित्र हैं। कई लोगों को इसमें द्वैध और द्वंद्व भी नजर आता है। देखिए, मेरे संबंध सबसे रखता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मेरे किसी से संबंध खराब है। और पता नहीं अयाज बेग और ये मेरे साथ नगर निगम में पार्षद रहे हैं, ये जब मैं मेयर था तब से मेरे उनसे संबंध है। मेरे संबंध जिससे एक बार हो जाते हैं तो कभी ख़राब नहीं होते। मैं अपनी तरफ से तो कभी ख़राब करता ही नहीं हूँ। और सद्दाम पटेल हमारे कार्यकर्ता हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, तो उससे संबंध है मेरे। और वो कोई ऐसा कोई दोनों नाम जो आपने लिए वो कोई ऐसा कोई माफिया हो, डान हो, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, मेरे संबंध है उनसे। और ऐसा नहीं है कि कोई मेरी कोई डान वान जैसी इमेज है। लोग मुझे प्यार करते हैं, मुस्लिम बस्ती में मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने कहा डॉन जैसी इमेज, मैंने शुरुआती इंट्रोडक्शन में एक जिक्र किया था। लोगों ने कहा कि कैलाश जी को डॉन होने की ज़रूरत नहीं है। एक अंग्रेजी में थ्योरी चलती है गुड कॉप बैड कॉप, कि एक आदमी मुस्कुरा के निस्तारण करेगा, दूसरा आदमी आंखें दिखाएगा। आपके केस में कहा जाता है कि रमेश मेंदोला आपके हनुमान हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि वो कैलाश विजयवर्गीय के 80 के दशक से बाहुबली हैं। बाहुबल रमेश मेंदोला का, फिर आदमी भाग कर जाता है मध्यस्थता के लिए कैलाश जी के पास, और वो जो फैसला सुनाते हैं वो पालन करना होता है। ये भी कहा गया कि धार्मिक चीज़ें करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए तमाम ठेकेदारों या जो सक्षम लोग हैं जो इनके पास काम के लिए जाते हैं उन पर वजन पड़ता है। भंडारे के लिए किसी को घी लाने को कह दिया जाता है, किसी को वो, और 5 बरस ये चीज़ें चलती हैं। एक व्यवस्था बन गई है, उस व्यवस्था से वो व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होते हो ना होते हो, पर सबको जिम्मेदारी दे दी जाती है। एक विनिमय का सिस्टम चल रहा है। किसी के यहाँ से तेल आया और उसको कुछ नहीं जा पा रहा है तो किसी दूसरे को कह दिया इसकी मदद कर दी जाए, पर सबको उसमें आहुति देनी ही पड़ेगी। देखिए, अगर कोई नकारात्मक भाव से इस प्रकार का बयान दे तो मैं उससे यही कहूँगा कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। रमेश जी की बात हो या मेरी बात हो, हम लोग हमेशा चुनाव में जब भी लड़ें हमारा वोट परसेंटेज बड़ा है। और यहाँ इंदौर आपके बिहार जैसा या उत्तर प्रदेश जैसा नहीं रहा, तो वहाँ पर भी नहीं है कि पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लिया जाता हो या कुछ कर लिया जाता हो, बाहुबली लोग जैसे आपके यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में भाई साहब बागी होते हैं, बाहुबली नहीं होते जी। नहीं, पर मतलब वहाँ के बारे में हम सुनते थे कि भाई फलाने, हाँ, बिहार में बहुत सारे माफिया थे जो राजनीति में आए, तो पर हमारे ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता जैसा आप कह रहे हैं तो आप ही ने बताया कि मैं हमेशा मेरा वोट परसेंटेज बड़ा है। कैसे बढ़ता है? रमेश जी का वोट परसेंटेज हमेशा बड़ा है, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट वोट से जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? जनता में लोकप्रियता है। और एक बात और बताता हूँ मैं इसके साथ ही, इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही जगह पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनको सही लोग नहीं मिलते। तो हम इतने बड़े बड़े काम करते हैं, हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई आप ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। जिसको देना होता है, बल्कि एडवांस में हमारे पास लोग कहते हैं भैया कुछ काम हो तो बता देना। तो आपका व्यवहार, आपका चरित्र कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी को कोई थोड़ी बोलता है, और प्रेम से जाता है और देखे जाता है कि डब्बे। हम तो किसी के दरवाजे भी नहीं जाते। इंदौर में आप
घूम लीजिए कहीं पर भी और बताइए कि रमेश जी और कैलाश जी किसी के घर गए हों कुछ मांगने के लिए, कभी नहीं। लोग खुद ही देके जाते हैं, उनको लगता है कि सही काम हो रहा है। मैं भी पितृपर्वत पर गुरुकुल बनाने वाला हूँ, तो अभी हमारे दोस्त आपके दिल्ली के आए, उन्होंने देखा होगा इतना अच्छा गुरुकुल में कितना खर्चा आएगा। मैंने कहा 2-3 करोड़ आप मेरे से लेना, और खुद ही दे रहे हैं, वो मेरे मित्र हैं। तो और उनको ये भरोसा भी होगा कि कैलाश विजयवर्गीय को किसी भी तरह से ओबलाइज करेंगे तो रिटर्न भी मिल जाएगा। लेकिन न मैं इसकी चिंता करता हूँ, लोग इसकी चिंता भी नहीं करते, लोग भी इसकी चिंता नहीं करते। आप ये मान के चलिए कुछ लोग अपने पास का पैसा अच्छी जगह लगाना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि अच्छे काम में हमारा पैसा लगे। ऐसे बहुत सारे लोग इस शहर के अंदर। मेरा एक अन्य क्षेत्र चलता है साईं बाबा का, 30 साल से 5 रुपये में हम भरपेट भोजन देते हैं। आज तक किसी के पास हम पैसे मांगने नहीं गए। वो 5 रुपए की गैस का पैसा भी नहीं लेते, गैस इतनी जल जाती है उसमें। हम चलाते हैं, चल रहा है, और लोग देने आते हैं वहाँ पर, अपने आप दे जाते हैं, हमको पता भी नहीं, आते हैं रसीद कटाते हैं और चले जाते हैं। आपकी रेपुटेशन कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो संस्था चला रहे हो, ऐसा तो नहीं कि उसमें से कुछ घर ले जा रहे हो। जब ये रेपुटेशन बन जाएगी नहीं यार यहाँ पर सही पैसा लगता है, देने वाले बहुत हैं, अपना पैसा अच्छी जगह लगे, ऐसे इस देश में कमी नहीं लोगों की। और लोगों के पास इनकार का विकल्प होता है, आपके सहयोगियों का फोन जाए तो मांगते ही नहीं ना, फोन ही नहीं करते। हम बोल तो दिया आपको, हम बताते ही नहीं है। 2 नंबर सीट का जिक्र हो रहा है, आपका घर नंदानगर में है, 2 नंबर सीट में आते हैं, और ये कहा जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करने की बात हो तो एक 2 नंबर का उदाहरण है, इसीलिए आपने मार्जिन की बात कही। ये भी कहा गया कि 2018 में आपकी बहुत इच्छा थी कि आपके बेटे आकाश विजयवर्गीय 2 नंबर से चुनाव लड़ें, पर रमेश मेंदोला ने कह दिया कि मैं सीट छोड़ूंगा तो सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय के लिए, भैया के लिए छोड़ूंगा, उनके लिए प्रचार करूंगा और किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। और तब आपको अनिच्छा में 3 नंबर पर आकाश को ले जाना पड़ा। फिर मैं कहूँगा कि चंदा मामा की कहानी सुनाता कौन है आपको? इंदौर की जनता, इंदौर के पत्रकार, आपके राजनीतिक विरोधी, नहीं, और इसलिए अब मुझे लगा कि आपका पक्ष पूछना चाहिए। विरोधियों से पूछेंगे तो वो कुछ भी कहानी करके आपको सुना देंगे। बाकी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम 2 भाई हैं, रमेश तीसरा भाई है हमारा, और हमारे इतने घनिष्ठ संबंध हैं कि मतलब मैं कह दूं कि रमेश जी आपको चुनाव नहीं लड़ना, तो पूछेंगे नहीं वो कि क्यों नहीं लड़ना, इतना मुझे मानते हैं वो। अब ये संबंध की गहराई लोग थोड़ी समझ सकते हैं इस बात को। आप जो कह रहे हैं वो रमेश जी ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, बल्कि वो ये कहेंगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, आकाश जी को लड़ाओ। बाकी ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आपके लिए छोड़ सकता हूँ, आकाश जी के लिए छोड़ सकता हूँ। ये तो ऐसे फालतू लोग जो बकवास करते रहते हैं, उन्हें आपके पास तक ये संदेश भिजवा दिया और आपने मुझसे प्रश्न पूछ लिया, पर बकवास है। एक और राजनीतिक अदावत का जिक्र होता है, आपकी और सुमित्रा महाजन की, और फिर वो जुमले आते हैं पार्टी की तरफ से कि ना ताई की ना भाई की, अब चलेगी भाजपाई की। और इस अदावत को क्रेडिबिलिटी देने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण होता है 2009 के लोकसभा चुनाव का। इकलौती दफा जब सुमित्रा महाजन की जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा कम था, और कहा जाता है कि जिस 2 नंबर की सीट से पार्टी 4-6 महीने के पहले के विधानसभा चुनाव में 55-60 हज़ार से जीती थी, वहाँ पे ये लीड कई गुना घट के नीचे आ गई, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय नहीं चाहते थे कि सुमित्रा महाजन की जीत का ग्राफ अविरल चले। ये आंकड़े तो दुरुस्त हैं कि सीट पे नंबर घटे, वजह क्या थी? देखिए, मैं इसकी वजह तो आपको नहीं बताऊंगा, पर ये बात सही है जो आपने बोला है कि वो हुआ था। और मैं उस वक्त, मुझे धार और झाबुआ का प्रभार दिया था, मैं धार और झाबुआ में था। मुझे अचानक दिल्ली से फ़ोन आया कि आपको इंदौर देखना चाहिए। मुझे जवाबदारी थी कि धार और झाबुआ किसी भी हालत में जिताना है। तो मैंने कहा भाई अब चुनाव एकदम 5 दिन रह गए हैं और आप कह रहे हो कि इंदौर जाओ, हम हार जाएंगे सीट। धार और झाबुआ बोलो भले ही हार जाए, इंदौर नहीं हारना चाहिए, आप वापस इंदौर आओ। फिर मैं इंदौर आया, हम लोग लगे और चुनाव जीते।
कभी कभी शहर में एक नैरेटिव बन जाता है जिसके कारण चुनाव प्रभावित हुआ। तो सिर्फ आप 2 नंबर की बात मत करिए, बाकी विधानसभाओं से भी वोट कम हुए थे। तो एक शहर के अंदर वातावरण बन गया। सत्यनारायण पटेल एकदम फ्रेश उम्मीदवार थे, सबके पैर छूने वाले थे, सब दूर घूमते थे। ताई जी की अपनी एक मर्यादा थी। और अब देखिए, मेरा खाली धार झाबुआ छोड़ना एक वीक के लिए, धार हम 6,000 से हारे सिर्फ, और झाबुआ हम हारे थे शायद 46,000 से। में 5-6 दिन हमारा रुकता, दोनों सीट निकाल लेते हैं। और अब पार्टी का आदेश आया तो यहाँ आ गए और यहाँ पर हमने काम किया और ताई को जिताया। फिर ये भोपाल में, दिल्ली में ये क्यों कहा जाता है बार बार कि आप लोग अलग अलग खेमे के थे? वो कृष्ण मुरारी मोघे और सुंदरलाल पटवा खेमे की, आप प्यारेलाल खंडेलवाल और दूसरे खेमे के। ये क्या है कि पत्रकारों को भी तो कुछ काम चाहिए ना, तो स्टोरी बनाना, ये सब चलाना, इसमें इस प्रकार की स्टोरी बनती रहती है और उसमें नैरेटिव बन जाता है। बाकी हमारे और ताई जी के संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं। मुझे हमेशा आशीर्वाद देती हूँ और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जब मैं मेयर का चुनाव लड़ा तो सबसे पहला फ़ोन ही उन्होंने लक्ष्मी अध्यक्ष जी को किया था, लखीराम जी को, कि कैलाश को देना चाहिए टिकट, मेरी राय में वो चुनाव जीत सकता है। तो ताई के कारण ही मुझे मेयर का टिकट मिला था। इंदौर की लोकसभा का जिक्र हो रहा है, क्या 2019 में आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको पार्टी यहाँ से लड़ाएगी? कैसे उम्मीद करता मैं बंगाल का उस समय इंचार्ज था, पूरा बंगाल देख रहा था। मुझे 2 बार अमित शाह जी ने पूछा, एक बार अनिल जी देवी की डेथ हुई, राज्यसभा में जाना, मैं क्या नहीं जाना, लोकसभा लड़ना, मैं क्या नहीं लड़ना, क्योंकि बंगाल की उसमें पूरी, आपने तो स्वयं देखा है, वहाँ में पूरी बागडोर मेरे हाथ में थी, मैं पूरी बागडोर मेरे हाथ में थी, वहाँ से छोड़कर कैसे आता मैं? कारण ही नहीं था और कोई जिक्र भी नहीं। हाँ, अखबारों में चलता था कैलाश जी को देना चाहिए, कैलाश जी, अब अखबारों को मैं रोक नहीं सकता हूँ। और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब राज्यसभा की सीटें खाली हुई मध्य प्रदेश से, तब भी आपकी दावेदारी का जिक्र हुआ, खासतौर पे उस सीट पे जो मुरुगन को दी गई। फिर मैंने मना किया, मैंने कहा मैं राज्यसभा नहीं जाऊँगा, अभी मेरे में क्षमता है, मैं चुनाव लड़ सकता। लड़ेंगे 2024? नहीं, पार्टी तय करेगी, हमेशा पार्टी के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपका मन है? मेरा मन जो पार्टी का आदेश हो। इंदौर की सीट से विधायक रहे, मेयर रहे। देखिए, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ की किसी भी सीट से लड़ सकता हूँ, यहाँ पर मेरा काम है, पर ये तय करना पार्टी का काम, मेरा काम नहीं। इंदौर का जिक्र हो रहा है, मैं आपका पैम्फलेट देख रहा था, उसमें आपने लिखा कि इंदौर को नशा मुक्त करेंगे। इंदौर में नशा बहुत बढ़ गया है। अभी ड्रग्स और नाइट्रा करके कोई पता नहीं क्या है, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, उसका नशा बहुत हो रहा है। और मैं अभी जहाँ 1 नंबर से लड़ रहा हूँ, वहाँ महिलाओं ने बहुत शिकायत की। मैंने प्रशासन को कहा भी, प्रशासन ने कम से कम 10-12 लोगों को पकड़ा भी है, पर उसका चेन, मेरी अधिकारियों से बात हुई तो उसकी चेन सब प्रतापगढ़ और इधर से आ रहा है। इसके खिलाफ में काम, प्रतापगढ़ राजस्थान, वहाँ के कुछ लोग हैं जो सप्लाई चेन, हम सप्लाई चेन को तोड़ देंगे चुनाव के बाद। हमारे शहर की यूथ को बचाना हमारा दायित्व है। पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब शहर नशे की गिरफ्त में जा रहा था, तब शिवराज सिंह चौहान सरकार का प्रशासन क्या कर रहा था? ये मेरा अभी का नहीं है चुनाव का, 4 महीने पहले से मैं इसके पीछे लगा हूँ और कम से कम तो 40 लोगों को मैं गिरफ्तार कर चुका हूँ जो इस सप्लाई के अंदर थे। पर मैंने अधिकारियों से यही कहा कि आप चोर को तो पकड़ो, बाकी चोर की माँ कहाँ उसको देखो। तो मेरे पास इत्तेफाक से कल ही एक सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आया कि सर हम पहुँच गए वहाँ पर और प्रतापगढ़ से लोग हैं। आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस बारे में कुछ कहा? हाँ, बात हुई भी, उन्होंने खुद ने कहा कि हाँ, अधिकारी को निर्देश दिया मैंने उनको पत्र भी लिखा था कि इस पे कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। एक फेसबुक पोस्ट की भी खूब चर्चा हुई आपकी, जिसके सरकार ने संज्ञान लिया, जिसमें आपने इंदौर में सड़कों की दुर्दशा को लेकर नाराजगी जताई। अभी कुछ महीने पहले? अभी नहीं। मैंने एक ग्वालियर से मैं आ रहा था तो टोल वाली सड़कें थी, उसके लिए मैंने पत्र लिखा था। टोल वाली सड़कों में बहुत गड्ढे थे उस समय,
मैंने कहा भाई टोल भी ले रहे हो और गड्ढे भी हैं, तो टोल किस बात का ले रहे हो। तत्काल 2 दिन में सारे गड्ढे भरे उन्होंने, वो पत्र मैंने लिखा था। और भोपाल में चर्चा होने लगी कि जिस काम को फोन पर नाराजगी जता के करवाया जा सकता था, उसको चिट्ठी में कहा गया, ताकि सरकार, खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान की छवि या जो ढीलम ढाली चल रही है उसको लेकर भी चर्चा हो। मैंने गोपनीय पत्र लिखा है, आपको पहली बार बताया। उसको प्रकाशित नहीं किया मैंने पेपर में। आज फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ कि मैंने पत्र लिखा। मैं पत्र लिखता हूँ, अभी भी गोपनीय पत्र लिखता हूँ। अधिकारियों को मैंने अभी 3 गोपनीय पत्र लिखे जी। ये किसी को भी नहीं पता कि मैंने शिवराज जी को पत्र लिखा था। आपने गोपनीयता कहा, मुझे एक और गोपनीयता याद आ गई। कमलनाथ सरकार में मुख्य सचिव थे सुधीर रंजन मोहंती, और एक दौर था जब वो यहाँ पर कलेक्टर रहे थे, और एक दौर था जब ये ऐलान किया गया था कि छतरी वाले इलाके में फैशन शो होगा, और आपने ऐलान किया था कि ये संस्कृति के, सभ्यता के खिलाफ नहीं होगा। पुलिस ने घेरा डाला, पर आप फैशन शो में पहुंच गए थे। क्या हुआ था? देखिए, ऐसा है कि एक ही इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री। हम इसका विरोध नहीं करते। फैशन इंडस्ट्री होती है, फैशन शो होते हैं, हॉल में हो, लिमिटेड लोगों के लिए हो, पर सरकार बेटियों को सड़क पर आकर अर्धनग्न तरीके से दिखाए, ये सरकार का काम नहीं है। और इसलिए मैंने विरोध किया था कि मैंने कहा आपको ये काम नहीं करना चाहिए, और आपको करना है तो हॉल के अंदर करिए। आप बीच चौराहे पर कर रहे हैं, जनता को आमंत्रित कर रहे हैं, हम इसका विरोध करेंगे। तो मैंने विरोध किया। इंदौर में तो बहुत सारे फैशन शो होते हैं, हम सबका विरोध नहीं करते। हम सबका विरोध तो नहीं करते कभी भी। हमने उसका विरोध ही इसलिए किया कि वो बीच चौराहे पे हो रहा था और सरकार कर रही थी। सरकार का ये काम नहीं, इसलिए हमने विरोध किया था उसका, और उसको होने नहीं दिया था। कैसे रोका था? मैं भेष बदल कर गया। मैं उस समय थोड़े से बड़े बाल रखता था, मैंने मिलिट्री कट बाल कटवाए। कभी मैं हमेशा इसी ड्रेस में रहता हूँ, मैं टाई और कोट वोट पहना और चला गया अंदर डॉक्टर बनकर, और रोक दिया उनको, कह दिया कि नहीं चले गए नंगा। स्टेज पे चढ़ गए, नंगा नाच नहीं चले गए। हाँ, पुलिस का बहुत प्यारा था, 5000 पुलिस लगाई थी उसमें। कोई मुझे पहचाना भी नहीं। जब मैं स्टेज पे चढ़ गया तो लठ लेके आया, तो मैंने अपना दुपट्टा जेब में रख रखा था, मैंने गले में डाला तो सब घबरा गए एकदम। खबरदार मैंने किया किसी ने हाथ लगाया तो सब पीछे हट गए। उस समय विधायक था मैं। आप कह रहे हैं पीछे हट गए। कई लोगों ने कहा कि उसके बाद लोगों ने एसपी रुस्तम सिंह की सख्ती भी देखी। क्या हुआ था? ना, कुछ भी नहीं। रुस्तम सिंह जी तो मेरी उस समय बहुत मित्रता थी। मेरी और रुस्तम सिंह जी के बारे में ये कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की है, पर एसपी से काम कराना तो कैलाश जी के पास चले जाओ, रुस्तम सिंह जी उनकी सुनते हैं। मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी उनसे। रुस्तम सिंह जी से दोस्ती का जिक्र हुआ तो एक और आईपीएस याद आ गए हमको, प्रमोद फलनीकर। ध्यान है आपको? 100% ध्यान। आपकी और उनकी एक तस्वीर बहुत वायरल होती है, फैक्ट चेकर्स का काम बढ़ जाता है, जिसमें आपके हाथ में जूता है, वो आपके सामने खड़े हैं। क्या प्रसंग था? देखिए, नगर निगम, हम लोग विपक्ष में थे उस वक्त। नगर निगम में पानी की बहुत तकलीफ थी। हम जब बार बार जाते थे, घेराव करते थे, पानी का टैंकर एक दिन भेज दिया, उसके बाद फिर वापस टैंकर नहीं आता। हम प्रदर्शन कर रहे थे, प्रमोद फलनीकर आए। मैंने कहा हमारे नगर निगम के चक्कर लगाते लगाते जूते घिस गए, तो मैं जूता दिखा रहा था कि जूते घिस गए हमारे, पर नगर निगम के अफसर सुनते नहीं। प्रदर्शन नहीं करे तो क्या करे, चक्का जाम नहीं करे तो क्या करे। अब वो फोटो का लोगों ने मिसयूज किया। प्रमोद फलनीकर बहुत जीनियस और बहुत ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे, और मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता था। उनके ऊपर जूता उठाने का तो कारण ही नहीं था। पर आप तो बहुत समझदार पत्रकार हैं। इस देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो पीठ पत्रकारिता करते हैं और इस प्रकार के फोटो का दुरुपयोग करते हैं। विरोधी कई बार ऐसी चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं जो लैप्स होती हैं या उन्हें लगता है ऐसा। मेरे सामने ये आपका हलफनामा है विस्तार से, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, और फिर है एक एफआईआर की कॉपी जो आपके प्रतिद्वंदी संजय शुक्ल ने दी है। और इसमें संजय शुक्ल ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो पश्चिम बंगाल में आपके और आपके साथियों के ऊपर एक गैंगरेप का मुकदमा कायम हुआ, लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद उसका जिक्र नहीं है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी आशा विजयवर्गीय डायरेक्टर एसोसिएशन फॉर सेल्फ हेल्प एक्शन है, ये जानकारी भी आपके हलफनामे में नहीं है। क्या कहेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी? चुनाव आयोग उसके ऊपर कार्रवाई करेगा ना।
अगर उसमें सच्चाई होगी तो संजय शुक्ला को चिंता करने की जरूरत हो, फेयर चुनाव लड़े। क्यों इस प्रकार की डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हो? मैं डर्टी पॉलिटिक्स करता भी नहीं और इस पर जवाब भी नहीं दूंगा। चुनाव आयोग का काम है, उसकी जांच करेगा और मुझे मेरा फॉर्म निरस्त कर देगा, या मेरी विधायक बनने के बाद मेरी विधायक निरस्त कर देगा। ये मैं हलफनामा जब पढ़ रहा था तो इसमें एक वाक्य लिखा होता है जो कि स्टैंडर्ड वाक्य है कि या ऐसा कोई मुकदमा जो मेरे संज्ञान में ना हो कभी कायम किया गया हो। दुर्ग का मुकदमा भी ऐसे ही है क्या? मुझे अभी पता लगा जी, क्या मुकदमा? कांग्रेस के कोई नेता हैं, उन्होंने लगाया। मेरे जब इन्होंने अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो मैंने पता लगाया वो जी, क्योंकि मध्य प्रदेश एक था उस वक्त, मैंने कोई भाषण दिया होगा राजनांदगांव में, मुझे याद भी नहीं है वो। उन्होंने मानहानि का मुकदमा भी लगा दिया था। उसके बाद ऐसा वो कह रहे हैं कि 90 से मैं फरार हूँ। 90 के बाद मैं 7 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मंत्री रहे हैं। मंत्री रहा। आज तक कभी रायपुर में मैं खुद गया कई बार चुनाव में, वहाँ पे भाषण दिए मैंने। मेरे पास तो कभी पुलिस नहीं आई। मैंने जब अगर मेरे पास फरारी का तो मैंने राज्य सरकार से पूछा कि मेरे खिलाफ कोई फरारी एनओसी, तो उन्होंने एनओसी दी है। कोई फरारी का मुकदमा नहीं राज्य सरकार पुलिस ने। तो अब ये कहाँ से मुकदमा निकाल के लिया है? मैं ऐसी राजनीति में पढ़ता भी नहीं हूँ और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पर केस चल रहे हैं, लीक है चल रहे हैं। आप चुनाव लड़ो ना, फिर जनता के बीच में जाओ। आपने काम किया हो तो बताओ। 5 साल विधायक थे आप, ये हल्के फुल्के कागज निकाल के जबरदस्ती एक सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रहे हो? जनता को जिस पे विश्वास होगा वो जीतेगा चुनाव। ये पहली टिप्पणी आपने ये लिखी है कि उपरोक्त जानकारियों के अतिरिक्त मेरे द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहते हुए भारत के विभिन्न प्रदेशों व प्रांतों में चुनावी दौरे किए जाते रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक वैमनस्यता के कारण मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या जांच प्रचलित हो जिसकी व्यक्तिगत सूचना मुझे संबंधित विभाग द्वारा प्रदान नहीं करी गई हो तो लंबित होने की संभावना हो सकती है। इसलिए कि मैं बंगाल में 6 साल मैंने काम किया, मुझे पता ही नहीं लगता था मेरे को मुकदमे हो गए। एक बार तो ऐसा मुकदमा हो रहा था जो मुझे 3 दिन बाद पता लगा। मेरी गाड़ी पे बम फेंका, आवाज़ आई गाड़ी में। मैंने कहा क्या हुआ ड्राइवर से? बोले पता नहीं सर, किसी ने पत्थर फेंका। वो टकरा के बम किसी दुकान पे फूटा, वहाँ पर 2 लोग मर गए। उन्होंने हम पे 302 का मुकदमा लगाने की कोशिश की। फिर जैसे तैसे मैंने जहाँ कहना था वहाँ कहा, 302 का मुकदमा लगा देते हो तो ममता जी की सरकार है, वो तो कुछ भी कर सकती है। ये जो थाना बेहला में मुकदमा कायम हुआ जिसका संजय शुक्ला ने जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि ये भी राजनीतिक वैमनस्यता के चलते लगाया गया? भाई आखिर अगर मैं अपराधी हूँ तो पता नहीं क्या 2-3 साल पुराना है वो, तो पुलिस ने आके मुझसे बात तो करना चाहिए। एक बार भी बंगाल पुलिस नहीं आई? पता ही नहीं आज तक। ये फैब्रिकेट किया हुआ चुनाव में मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे लगता है ऐसा। और चूँकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ममता जी से कॉन्टेक्ट किया होगा, उन्होंने कह दिया होगा। ममता जी तो अगर सपने में भी मैं दिख जाऊं तो उनकी नींद उड़ जाती है। मैंने इतना परेशान किया उनको, तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत झगड़े जैसा हो गया है क्या? बंगाल में राजनीति नहीं होती, वहाँ युद्ध होता है। वहाँ अब शायद मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ। मैं जो कार्यकर्ता मेरे साथ काम करते हैं वो इनका कुछ भी छोटा सा भी नुकसान हो जाता है तो मैं थोड़ा सा खुद परेशान हो जाता हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं 400 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई 6 साल के अंदर बंगाल में। आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसे कार्यकर्ता जो मुझसे बात करके जा रहे हैं, घर भी नहीं पहुँचे, रास्ते में उनकी गर्दन काट दी, रास्ते में उनका अपहरण करके फांसी पर लटका दिया। ये सब घटनाएं मैंने झेली बंगाल के अंदर, और इसलिए वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। आप खुद उससे वाकिफ हैं। राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा आपने स्टोरी की है, बंगाल की राजनीतिक हिंसा की मैंने देखी है आपकी स्टोरी। बंगाल से वापस इंदौर आते हैं और हिंसा का जिक्र हो रहा है। 26 जून 2019 आपके बेटे और इंदौर 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय पर इल्ज़ाम लगा नगर निगम के कर्मचारी को बैट से पीटने का। बाकायदा वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं। आप कहाँ थे उस दिन, शहर में या बाहर? मैं उस समय पार्लियामेंट में था। पार्लियामेंट में था। उस समय जनरल सेक्रेटरी की तरफ से मैं पार्लियामेंट देखता था।
फिर क्या बातचीत हुई आपकी आकाश से? ये आकाश से मैंने बोला, मैंने कहा कि आकाश को भी समझाया और उसको भी, अधिकारी को भी बोला, मैंने कहा गलत बात है ये और इसको ख़त्म करो। पर वो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उछाल दिया उसको। आकाश को भी डांटा मैंने, क्या ऐसा नहीं करना था। जो अधिकारी था उसको भी समझा। धीरेन्द्र बायस, उसको तो अपॉइंट ही मैंने किया था बायस को। मैं मेयर था जब मैंने उसको नौकरी पर रखा था। तो वो तो पॉलिटिकल हो गया। वो कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने उसको बहुत उछाल दिया तो इतना उछल गया कि आज आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, पर देश में बहुत चर्चा हुई थी। क्योंकि मेरा बेटा था इसलिए चर्चा तो और विधायक भी। हाँ, मेरा बेटा था और कमलनाथ जी की सरकार थी। उनको एक इशू मिल गया मेरे खिलाफ बोलने का, क्योंकि उसके 5 दिन पहले ही मैंने कमलनाथ जी को चुनौती दी थी। मैंने कहा उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे काम करने की कोशिश की थी जो कि इंदौर के हित में थे, तो मैंने कहा था ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको इशू मिल गया है। खैर ये छोटी मोटी बातें हैं, मतलब मैं इसे बहुत बड़ा मानता भी नहीं हूँ। ये सामान्य उसमें हो जाता है कि चलते चलते आवेश में कुछ कर दिया, तो इसको मैं बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ। पर वो इशू बन गया क्योंकि मेरा बेटा था वो, और राजनीतिक आपका बेटा होने के अलावा लोगों ने ये कहा कि एक विधायक को सार्वजनिक जीवन में इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। उस बात के लिए मैंने डांटा भी, पहली बात। दूसरी बात, आप आकाश जी को कितना जानते हैं मेरे को नहीं मालूम। अब जरा शहर के अंदर उसकी रेपुटेशन पूछिएगा तो आपको पता लग जाएगा। इसीलिए शहर आश्चर्यचकित भी ज्यादा था। निश्चित रूप से मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अगर वो वीडियो नहीं देखता तो मैं तो विश्वास ही नहीं करता कि आकाश बल्ला उठा भी सकता है, क्योंकि उसको कभी गुस्सा ही नहीं आता। अब कैसे आ गया, क्या हो गया उस समय, मैं नहीं कह सकता उसको। एक विषय पर लेकिन आप कह दीजिए, बड़ा इसको लेके हुआ वो है। लोगों ने कहा जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था मध्य प्रदेश में, तो फिर कैलाश जी दिल्ली का रुख क्यों कर गए मंत्री पद छोड़कर? मैंने आपको पहले कहा कि अमित भाई ने मुझे, मैं उस समय नगर निकाय मिनिस्टर था जी, मैं सिंहस्थ की बैठक ले रहा था, उज्जैन सिंहस्थ आने वाला था। अमित भाई का फ़ोन आया कि मैं तुम्हें हरियाणा चुनाव की जवाबदारी दे रहा हूँ, कल दिल्ली आ जाओ। उनका ठीक है, मैं दिल्ली चला गया। बोले कपड़े लेके आएगी नहीं? मैंने कहा नहीं, आपने बुलाया तो आ गया, मैं ऐसे आ गया, शाम की फ्लाइट से निकलने वाला। कपड़े लेके आओ और सीधा हरियाणा जाओ, हरियाणा चुनाव तुमको देखना है। हरियाणा चुनाव मैंने देखा, पहली बार हम हरियाणा जीते। हरियाणा जीतने के बाद उन्होंने कहा यार बहुत हो गया, अब 12-13 साल। मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हो गई, अब तुम इस्तीफा तो जनरल सेक्रेटरी बन जाओ। जनरल सेक्रेटरी बन गया मैं, बंगाल भेज दिया मुझे। बंगाल में मैंने काम किया, तो काम तो अपने आप बोलता ही है ना। पर अब आपकी मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी हो रही है। देखिए, मैं महामंत्री भले ही बन गया हूँ, पर मेरा संबंध इंदौर से और मध्य प्रदेश से हमेशा रहा। मैं रात को कहीं पर भी रहूँ दुनिया के अंदर, इंदौर में 10-20 फ़ोन लगाता हूँ, भोपाल में 10-20 फ़ोन लगाता हूँ, इन्फॉर्मेशन मेरे पास पूरी रहती, तो मैं टच में भी रहता हूँ। जैसे कहीं कुछ अच्छा हुआ, कहीं कुछ बुरा हुआ किसी कार्यकर्ता के साथ, उसको फ़ोन करके पूछता हूँ, तो मैं टच में तो शुरू से रहता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई मैं वापसी हो रही है। मैं मध्य प्रदेश में था पहले, आज भी हूँ, इंदौर में ही पहले था, आज भी हूँ। शिवराज सिंह चौहान खेमे की इस वजह से नींद भी उड़ी हुई है कि जो कैलाश विजयवर्गीय उनके लंबे समय तक प्रतिद्वंदी रहे नंबर 1 पोस्ट के लिए, अब उनकी वापसी हो गई है। क्या कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? पहली बात तो कि हम कभी प्रतिद्वंदी रहे नहीं, हम बचपन के मित्र रहे। मैं जब इंदौर का विद्यार्थी परिषद का मंत्री था, जब शिवराज जी भोपाल के मंत्री थे, तब से हमारी मित्रता है, और बिल्कुल मित्रता है, और आज भी मित्रता है। हमारे बड़े पारिवारिक संबंध है, इसलिए प्रतिद्वंदिता कभी भी नहीं रही, न कल थी, न आज है, न भविष्य में रहेगी। आप कह रहे हैं प्रतिद्वंदिता नहीं है, पर्यवेक्षक कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के दौर में कैलाश विजयवर्गीय की हनक को लगातार कम किया जाए, इसके लिए यहाँ पर ऐसे ही अधिकारी भेजे जाते थे, और इसलिए आपको हमेशा सत्ता में रहते हुए विपक्ष की भूमिका निभाने वाला नेता कहा गया। देखिए, शायद आप मेरे बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम, पर मुझे जब भी जिस पद पर मैं रहा वहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे इंदौर में मेयर था मैं, मुझे लगता है कि इंदौर का अहित हो रहा है अधिकारियों के द्वारा, तो मैं चिल्लाता था,
बोलता था। जब मैं कैबिनेट के अंदर था, जब मुझे लगता कि स्टेट का हित हो रहा है तो मैं बिल्कुल खिलाफ बोलता था। देखिए, हमारी जवाबदारी है, हम ट्रस्टी हैं जनता के, और अगर जनता के नुकसान होगा और आप सत्ता में बैठे हो तो बोलो मत। ये कौन से सिद्धांत है? मैं तो बोलता हूँ और भविष्य में भी बोलूँगा। मुझे कोई इससे परहेज नहीं रहेगा, क्योंकि यदि आप जनता के नुमाइंदे हैं और शहर का कोई अहित हो रहा है तो फिर आपको नुमाइंदे रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए जब भी कभी शहर के हित में या प्रदेश के हित के विपरीत कोई निर्णय हुए तो मैंने हमेशा बोला है। कलेक्टर चाहे आकाश त्रिपाठी हो चाहे मनीष सिंह, कैलाश विजयवर्गीय जी को लगातार उनकी मुखालफत करनी पड़ी जब बात नहीं सुनी गई, और वो ऐसा कर पाए क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री का वरद हस्त हासिल था। सत्य है? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं बोलता, पर मेरे अधिकारियों से इतने अच्छे संबंध रहे, आज भी हैं, कि मैं कोई बात कहूँ और वो ना करें, ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन से काम कर सकता है ये अधिकारी। मैं अधिकारियों को भी पैमाने में नाप लेता हूँ कि ये अधिकारी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कर सकता है तो बोलता हूँ, नहीं कर सकता है तो नहीं बोलता हूँ। तो मुझे 40 साल का अनुभव है, प्रशासन का भी और राजनीति का भी। तो किस अधिकारी से कब क्या काम लेना है, आई नो वेरी वेल। इससे मेरी कभी टकराहट भी नहीं होती किसी से। हाँ, जब किसी को ठीक करना तो ठीक भी करता हूँ, मैं डरता नहीं उससे। बस इसी आखिरी वाक्य में आपके मर्म छिपा है कि ठीक करना हो तो ठीक करता हूँ ना। मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैंने कभी नहीं बोला। इंदौर का अहित होगा, मध्य प्रदेश का अहित होगा या समाज का अहित होगा, मैं बोलूँगा। पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। भाई, मैं अगर जनता का सच्चा प्रतिनिधि हूँ, जनता का हित हो रहा है तो और मैं चुपचाप मुंह बंद करके बैठा रहूँ तो मुझे जनता का प्रतिनिधि होने का कोई मतलब ही नहीं। आप इसे मर्म समझे, आप इसको मर्म समझे, और मैं इसका कर्तव्य समझता हूँ। आपका नजरिया मर्म का हो सकता है, मेरा नजरिया कर्तव्य का। एक और आपके बयान पे बहुत चर्चा होती है, जुलाई 2012 का बयान है कि महिलाओं की प्रोवोकेटिव ड्रेस समाज में विचलनों का कारण है। कई महिला संगठनों ने इसको एक उल्टी सोच बताया, जिसमें पुरुष महिलाओं को ऐसे विक्टिम करते हैं कि साहब आपके कपड़े ठीक नहीं थे इसलिए गड़बड़ हुआ। शायद मेरे बयान को समझ नहीं पाए लोग, जो मैंने बयान दिया था। बताएं सर। मैंने कहा था कि महिलाओं को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इतना जरूर कहा था मैंने कि महिलाएं भी जब समाज के अंदर रहती तो अपनी मर्यादा में रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा, ये जरूर कहा था मैंने। पर वो ट्विस्ट होते होते 1, 2, 3, 4, 5 जगह जाता है और नेशनल न्यूज़ बन जाती है उसकी। मैं महिलाओं के प्रति बड़ा मेरा सम्मान है और मैं बहुत आदर करता हूँ। और आज भी मैं लगभग 1,500 महिलाओं के पैर पूछ कर आ रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जी, नवरात्रि के बाद, सुहागन महिलाओं का, वो करके आ रहा हूँ। अच्छा, अंतिम प्रश्न कैलाश जी, मैं दर्शकों को बता दूं, जब मैं ये अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ रात के 3:10 हो रहे हैं और सुबह 6:30 बजे मुझे उठ के जाना है, और सुबह 6:30 बजे जाना है। ये तो मैं अभी पिछले दिनों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी बात कर रहा था। उनका भी इत्तेफाकन रात में 1:30 बजे 2 बजे इंटरव्यू खत्म हुआ। अब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बड़ा अचरज होता है कि आप सब 60+ के लीडर हैं और आप लोगों की ऊर्जा देख के हमारे ये नौजवान साथियों को जो कैमरे के पीछे थोड़े नींद में है रश्क हो सकता है। देखिए, व्यक्ति को अपना जीवन संयमित रखना चाहिए। खान पान व्यायाम यदि वो ठीक तरीके से करे तो कोई तकलीफ नहीं है उसको, कितने भी घंटे काम कर सकता है। वैसे तो चुनाव है, पर वैसे भी मैं आम दिनों में 14 घंटे और 16 घंटे काम करता हूँ। राजनेताओं का जीवन मुश्किल होता है, तब और मुश्किल होता है जब चुनाव परिणाम मनमुआफिक ना आए। क्या गलत हुआ 2018 में भाजपा के साथ मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं हमेशा खिलाड़ी भावना से रहता हूँ। यदि आप जीतते हो तो उसका भी आकलन करना चाहिए, यदि हारते हो तो उसका भी आकलन करना चाहिए। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें इतनी ब्लफिंग दे दी थी उन्होंने कि लोग उनके, कांग्रेस आएगी तो हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, कांग्रेस आएगी तो बेरोजगार नौजवानों को भत्ता मिल जाएगा, कांग्रेस आएगी तो जितने भी कर्मचारी हैं अस्थायी वो स्थायी हो जाएंगे, कांग्रेस आ जाएगी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी महिलाएं उनके ऊपर जो बैंक का कर्ज है वो माफ़ हो जाएगा। इस प्रकार के इतने सारे 900 वादे थे, 9 वादे भी पूरे नहीं किए उन्होंने।
लोग भ्रम में आ गए। अंतर कितना था हमारे वोट के और उनके वोट का? बहुत कम। हम सोच रहे थे कि हमने बहुत काम किया है तो जनता हमको वोट देगी। हमें ये नहीं लगा था कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में जनता भ्रम में आ जाएगी, और वो 2-3% जनता आई है, उसी कारण परिणाम पलटे हैं। अब जनता ने कांग्रेस को टेस्ट कर लिया है और रिजेक्ट भी कर दिया है, इसलिए अभी भी उन्होंने घोषणा पत्र वैसा ही दिया है और उसका असर समाज के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कांग्रेस को, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। 3 दिसंबर 2023 को जब नतीजे आएंगे उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, और अगर चुनाव जीतते हैं तो विधायक रहेंगे या विधायक से इतर भी जिम्मेदारियों की प्रत्याशा है? पार्टी जो तय करेगी वो करूँगा मैं। और वैसे भी हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, विधायक दल की बैठक होती है, एक नेता चुना जाता है, उस नेता का नाम दिल्ली जाता है, वहाँ से पार्लियामेंट की बैठक, बोर्ड की बैठक होती है, उसके बाद वो नाम घोषित होता है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति तय करता नहीं। बताया ये भी जाता है कि पर्यवेक्षक आते हैं, उन्हें पहले से ही पता होता है कि किस नाम को लेकर सम्मति है और उसी का प्रस्ताव पारित कराया जाए। ऐसा नहीं है, विधायक दल के अंदर बाकायदा एक एक विधायक से चर्चा होती है। मैं खुद गया हूँ अनेक राज्यों के अंदर, मैंने देखा, हम बताते हैं कि भाई आपका मत बता दीजिए, आपका मत बता दीजिए, और जो मत बताते हैं उसको हम फिर बताते हैं कि भाई ये वाला नाम आया है, हम दिल्ली ले जा रहे हैं इसको। पर इस बार गेम खुला है, दावेदार खूब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई दावेदार बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग टीम वर्क से काम कर रहे हैं। महाकौशल से शुरू करें तो प्रहलाद पटेल, और यहाँ तक चले आए तो कैलाश विजयवर्गीय, उधर ऊपर नरेंद्र तोमर भी चुनाव लड़ रहे हैं, कितने ही नाम हैं, और शिवराज सिंह चौहान तो हैं ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बात बता दूं, हम जिस पाठशाला से पढ़ के निकले हैं वहाँ पर हमारा माइंडसेट होता है कि जो पार्टी करेगी वो करना है, और इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं मारते। ठीक है, जो पार्टी निर्णय करेगी उसका पालन करेंगे, बस इससे ज़्यादा सोचते नहीं हम कभी। निर्णय नरेंद्र मोदी और अमित शाह करेंगे। अमित शाह आपको अपना दोस्त बताते हैं, इससे दूसरे लोगों के माथे के बल बढ़ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि आपका नज़रिया कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, पर पार्टी दोस्ती के आधार पर नहीं चलती है। पार्टी चलती है सामूहिक निर्णय के आधार पर। कोई अमित शाह जी अकेले निर्णय नहीं करेंगे, पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है, उसके बाद निर्णय होता है। दोस्ती अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह। चलिए, ऑन दैट नोट, आप सुन रहे थे जमघट में भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय महासचिव और फिलवक्त मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय को। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपने इतना समय दिया व्यस्तताओं के बीच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।